गरीब सास ने अमीर सौतन के हाथ पर रचाई अपने पति के नाम की मेहंदी। पिंकी, बहू तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। हाँ हाँ बहन, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन साथ में दहेज भी सुंदर लाई है। जरा देखो तो कितना सोना पहनकर बैठी है। ये सुनकर सरला को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत नेहा और सपना को आवाज लगाने लगती है, जो निकिता के पास बैठी हुई थी। नेहा, सपना, तुम्हें घर का कुछ काम नहीं है क्या? कब तक नवेली दुल्हन के पास बैठी रहोगी? चलो जल्दी घर चलते हैं। सरला अपनी बेटी और बहू को लेकर घर आ जाती है। तभी सपना नेहा से बात करने लगती है। दीदी, आपने निकिता की अंगूठी देखी? कितना प्यारा डिजाइन था। डिजाइन तो अच्छा था, लेकिन बहुत भारी भी थी। आज के जमाने में तो वो अंगूठी कम से कम 1 लाख की होगी। सपना की बात सुनकर सरला तुरंत बोल पड़ती है। केवल अंगूठी ही नहीं, वो अपनी सास और ननद सबके लिए गहने लेकर आई है। और एक मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरे पल्ले ये गरीब बहू लिखी थी। सरला पड़ोसियों का सारा गुस्सा अपनी बहू सपना पर निकाल देती है। सरला की बातें सुनकर सपना बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश कंपनी से काम करके घर आता है। अपना नेहा, कहाँ हो बेटा? अरे भाई, आज तो बहुत ज्यादा काम किया। पूरा दिन बैठ कर काम करके मैं तो थक ही जाता हूँ। पापा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इस उम्र में इतना काम करोगे तो थक तो जाओगे ही। अरे बेटा, अभी कहाँ रिटायरमेंट ले लूं? अभी तो मुझे तेरी शादी भी करनी है। दोनों की बातें सुनते ही सरला भी वहां आ जाती है। हाँ बिल्कुल, रिटायरमेंट लेने की सोच भी मत लेना। अरे कोई अच्छा रिश्ता तभी आएगा जब हम अपनी बेटी के लिए दहेज दे पाएंगे। आजकल तो दहेज देकर भी अच्छे रिश्ते ढूंढना बहुत मुश्किल है। सरला हर समय यही सोचती रहती है कि इतने सारे पैसे कहां से आएंगे और वो सोने के गहने कैसे खरीदेगी। उसकी यही चाहत धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलती जा रही है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। एक दिन घर पर पिंकी और पूनम आती है। कहाँ रह गई सरला बहन, और कितना समय लगाओगी? अरे जल्दी चलो, अब तक तो वरमाला का फंक्शन भी हो गया होगा। अरे बस आ रही हूँ बहन। आज घर की साफ सफाई में थोड़ा समय ज्यादा लग गया, फिर मैं बाजार सब्जी लेने भी चली गई थी। सरला जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आती है। उसे देखकर पूनम कहती है, ये क्या सरला बहन, हम शादी में जा रहे हैं, किसी की मैयत में नहीं। तुम्हारे पास क्या बस यही एक साड़ी है? जहाँ देखो यही पहनकर चली आती हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। और कोई गहना भी तो पहन लो। बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम शादी में जा रही हो। इससे अच्छा तो तुम घर पर ही रह लेती। तुम दोनों भी हमारी गरीबी का खूब मजाक बनाती हो। इतना महंगा सोना हम कैसे खरीद सकते हैं? हमारी कोई लॉटरी नहीं लगी है। तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जा रही शादी में। गुस्से में सरला वापस अपने घर आ जाती है। उधर पिंकी और पूनम वहां से चली जाती हैं। शाम को जब राजेश घर आता है तो सरला मुंह फुलाकर बैठी होती है। क्या हुआ भाग्यवान, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? किसी से कहा सुनी हो गई क्या? यही मोहल्ले की 2 औरतें पिंकी और पूनम हमेशा ताने देती रहती हैं कि मेरे पास नई साड़ी नहीं है, नई गहने नहीं है। बताओ कहाँ से लाऊं मैं नई साड़ी और गहने? पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं भी सोने के गहने पहनूंगी। सरला की बातें सुनकर राजेश उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तुम हर वक्त पैसे, सोना और गहनों की ही बातें क्यों करती रहती हो? भाई, इंसान की जिंदगी में पैसे और गहनों से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है, और वो है प्यार। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे परिवार में भी बहुत प्यार है। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और किताबों में ही ठीक लगती हैं। हकीकत तो यही है कि पैसों के बिना कुछ नहीं होता। हर काम के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। बाहर सावन की हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। एक तरफ राजेश था जो परिवार, एकता और प्यार पर विश्वास करता था। दूसरी तरफ सरला को लगता था कि गरीबी एक अभिशाप है और पैसा ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ी देर बाद सपना खाना बना देती है। मम्मी पापा, सब लोग खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। देखिए, मैंने आपके पसंद के नमकीन चावल बनाए हैं। हाँ, हमारी किस्मत में तो बस यही नमकीन चावल रह गए। लगता है रोटी भी नसीब नहीं होगी। सरला की बात से पूरा परिवार दुखी हो जाता है, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहता। सभी चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राजेश और निगम अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही राजेश को एक बुरी खबर मिलती है। सॉरी सर, आज से आप इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कैसे? मैंने तो अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया। असल में कंपनी की नई सीईओ आई हैं। उन्होंने कुछ पुराने कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है और उस लिस्ट में आपका नाम भी है। अंजू राजेश के हाथ में उसका रेजिग्नेशन लेटर थमा देती है। राजेश मायूस होकर घर लौट आता है। उसे समय से पहले घर आया देखकर नेहा घबरा जाती है। पापा, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी घर आ गए और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले अपने पापा को पानी ला कर दो। नेहा रसोई से पानी लाकर राजेश को देती है। अब बताइए क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। नई सीईओ आई है, उन्होंने और भी कई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। हे भगवान, ये कौन सी आफत आ गई। नौकरी रहते हुए भी हमारा घर मुश्किल से चल रहा था, बेटी की शादी के लिए भी कुछ नहीं जोड़ पा रहे थे, अब नौकरी भी चली गई, अब कैसे होगा सब। सरला राजेश को ढांढस बंधाने की बजाय खुद सिर पकड़कर बैठ जाती है। सपना और नेहा दोनों मिलकर उन्हें समझाने लगती हैं। शाम होते होते निगम भी ऑफिस से घर लौट आता है। क्या हुआ पापा? बेटा, मेरी नौकरी चली गई। कोई बात नहीं पापा, वैसे भी अब आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, आप घर पर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। निगम अपने पापा का हौसला बढ़ाता है, लेकिन सरला की चिंता कम नहीं होती। तू अकेला क्या क्या करेगा, नेहा की शादी भी करनी है, आजकल लड़के वालों की कितनी मांगे होती है, तुझे पता ही है। तभी राजेश का दोस्त जयपाल वहां आ जाता है। अरे भाई क्या बात है, आज घर में कौन सी पंचायत चल रही है? अरे क्या बताऊं यार, कंपनी में नई सीईओ आई है, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे तो अच्छा ही हुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का ऑफर लेकर आया हूँ। जयपाल की बात सुनते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। सबसे ज्यादा खुशी सरला के चेहरे पर दिखाई देती है। नौकरी का ऑफर? मैं कुछ समझा नहीं, कैसी नौकरी है? काम बिल्कुल आसान है। विदेश से एक महिला आई है, उसे अपने लिए एक पर्सनल ड्राइवर चाहिए, बस उसे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ना है। पैसे भी जितने तुम कहोगे उतने देने को तैयार है। तुम्हें तो पता ही है मुझे ड्राइविंग अच्छी नहीं आती, लेकिन तुम तो ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो ड्राइविंग में एक्सपर्ट है, आप उस महिला से कह दो, ये कल से ही काम शुरू कर देंगे। सरला राजेश के कुछ कहने से पहले ही जयपाल को जवाब दे देती है। थोड़ी देर बाद सपना सबके लिए चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद जयपाल वहां से चला जाता है। तुम्हें इतनी जल्दी हाँ नहीं करनी चाहिए थी। जब तक मैं काम, जगह और बाकी बातें देख न लूं, ऐसे कैसे हाँ कर सकता हूँ? तो क्या हुआ, आप आराम से जाइए, सब कुछ देख समझ लीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि चाहे काम मुश्किल ही क्यों ना हो, आपको ये नौकरी करनी पड़ेगी। इसमें बहुत अच्छे पैसे हैं, विदेश से आए लोगों के पास वैसे भी पैसों की कोई कमी नहीं होती है। जब से जयपाल ने इस नौकरी के बारे में बताया था, सरला खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी से सपना से राजेश के लिए नाश्ता बनवाती है और उसे उस महिला के पास भेज देती है। लोकेशन पर पहुंचकर राजेश जयपाल को फोन करता है। भाई, मैं तेरे दिए हुए एड्रेस पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ये तो किसी का बहुत बड़ा बंगला है। कहीं मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया? अरे नहीं भाई, तू बिल्कुल सही एड्रेस पर आया है। आगे जा और अपना नाम बता देना, सिक्योरिटी गार्ड तुझे नहीं रोकेंगे। फोन रखने के बाद राजेश बंगले की तरफ बढ़ता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को अपना नाम बताता है। जैसे वो अंदर जाता है, उसके सामने वही अमीर महिला आ जाती है। उसे देखकर राजेश हैरान रह जाता है। मीनाक्षी, ये तुम्हारा घर है और तुमने ही मुझे ड्राइवर की नौकरी का ऑफर दिया है। अच्छा, तो जयपाल तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। दरअसल मीनाक्षी ने जानबूझकर राजेश को कंपनी से हटाया है ताकि वो उसे अपना पर्सनल ड्राइवर बना सके और उसके आसपास रह सके, पर यहाँ वो अनजान बनने का दिखावा करती है। अच्छा है, अब पता चल गया। अपने लिए कोई और ड्राइवर ढूंढ लो, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। ये कहकर राजेश वहां से जाने लगता है। दरअसल कॉलेज के दिनों में राजेश और मीनाक्षी साथ पढ़ते थे। मीनाक्षी को हमेशा से राजेश पर क्रश था, लेकिन राजेश ने कभी उसे भाव नहीं दिया। एक बार जब मीनाक्षी ने उसे प्रपोज किया था, तब से वहां कभी मीनाक्षी से बात नहीं की थी। जैसे ही राजेश जाने लगता है, मीनाक्षी उसे रोक लेती है। तुम अभी तक 20 साल पुरानी बातें लेकर बैठे हो, उन्हें भूल जाओ। देखो, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अब तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्योंकि हम पहले दोस्त रह चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह ही देखूंगी। मीनाक्षी की बातें सुनकर राजेश सोच में पड़ जाता है। फिलहाल मुझे नौकरी की जरूरत है। वैसे भी हम दोनों कभी दोस्त तो थे ही, इतने साल बाद मिले हैं तो पुरानी दुश्मनी खत्म करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो क्या सोच रहे हो, अब भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझे छोड़कर? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मैं इतने साल बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत आई हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा काम भी हो जाएगा। कॉलेज के बाद मीनाक्षी ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वहीं पर उसने शादी कर ली थी, लेकिन अर्ली एज में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई।
पर अब वो वापस इंडिया आई है उसके पापा का बिजनेस संभालने, क्योंकि रिसेंटली उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। मीनाक्षी राजेश से बहुत अच्छे से बात करती है। राजेश को भी लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए वो ये नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। परफेक्ट, तो फिर आज से काम शुरू करोगे या कल से? मैं कल से समय पर आ जाऊंगा। मीनाक्षी अपने स्टाफ से चाय नाश्ता मंगवाती है, दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद राजेश घर लौट आता है। घर पहुंचते ही सरला उत्सुकता से उससे सवाल करने लगती है। क्या हुआ, कितनी तनख्वाह में बात हुई? आपने नौकरी के लिए हाँ तो कर दी ना? क्या हो गया मम्मी, पहले पापा को घर के अंदर तो आने दो, रास्ते में ही सारे सवाल पूछ लोगी क्या? राजेश घर के अंदर आकर बैठता है। सपना उसके लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद राजेश बोलता है, नौकरी तो अच्छी है, पैसे भी उन्होंने मेरी उम्मीद से ज्यादा देने की बात मान ली, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब सब कुछ अच्छा है तो अब क्या बुरा लग रहा है? वो महिला अकेली रहती है, इतना बड़ा घर है, लेकिन न उसका पति है और न ही उसके साथ उसका बेटा। उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अब वो हमेशा मेरे साथ कार में आएगी जाएगी, कभी रात में भी काम पड़ सकता है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और लोग क्या कहेंगे? देखो जी, लोगों का काम तो कहना ही है, और रही मेरी दिक्कत की बात तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतनी अच्छी नौकरी मिली है, हमारे सारे काम बन जाएंगे। नेहा की शादी के लिए भी पैसे और गहने जोड़ पाएंगे, फिर उसकी शादी भी अच्छे से कर देंगे। एक तरफ राजेश इस नौकरी को लेकर थोड़ा असहज होता है, वहीं दूसरी तरफ सरला को पैसों का लालच रहता ही है। वो किसी भी कीमत पर राजेश को वो नौकरी छोड़ने नहीं देना चाहती। रसोई में खाना बना रही सपना भी उसकी सारी बातें सुन लेती है। शाम को जब निगम घर आता है तो वो सपना को उदास देखता है। सपना, क्या हुआ? तुम इतनी चुप चुप क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, पापा नई नौकरी के लिए गए थे ना, उन्हें वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा। जिस महिला के यहाँ नौकरी मिली है वो बहुत अमीर है और वहाँ अकेली रहती है। वो विदेश से भारत आई है। तो अगर पापा को ठीक नहीं लगा तो वो मना कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वही तो, लेकिन मम्मी उन्हें मना नहीं करने दे रही हैं। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। निगम सपना को समझाता है। दोनों पति पत्नी थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। देखते ही देखते अगली सुबह हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। जुलाई का महीना निकलने वाला है, लेकिन बारिश का तो कोई नाम और निशान ही नहीं है। बस करो मम्मी, एक बार बारिश शुरू हो जाएगी ना, फिर देखना हफ्तों तक रुकने वाली नहीं है। तभी हंसते हुए निगम वहां आ जाता है। बिल्कुल, नेहा सही कह रही है। वैसे भी अब सावन आने वाला है। सावन में तो भगवान भी महादेव पर चल चढ़ाते हैं, फिर खूब बारिश होती है। निगम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश तैयार होकर मीनाक्षी के घर चला जाता है। मतलब 20 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। आज भी तुम उतने ही डिसिप्लिन में रहते हो, बिल्कुल समय पर आ गए। मैं अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करता। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। मीनाक्षी कमरे में अपना पर्स लेकर आती है। राजेश उसके लिए कार का पिछला दरवाजा खोलता है। पीछे वाला दरवाजा क्यों खोल रहे हो? मैं आगे वाली सीट पर बैठूंगी। लेकिन मेरे बराबर बैठना आपको ठीक लगेगा? मालिक तो पीछे बैठते हैं ना। प्लीज, ये मालिक नौकर वाली बातें मत किया करो। मैंने कहा ना तुम मेरे दोस्त हो। और दूसरी बात, मुझे पीछे बैठने से चक्कर आते हैं। लगता है 20 साल बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बदला। पहले भी तुम्हें कार में उल्टियां आती थी और आज भी वही हाल है। राजेश की बात सुनकर मीनाक्षी हंस पड़ती है। दोनों बातें करते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सरला घर के कामों में लगी रहती है। राजेश की हाई पेइंग नौकरी मिलने से वो बहुत खुश होती है। शाम को राजेश मीनाक्षी को लेकर घर लौट रहा होता है। मुझे बहुत भूख लगी है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दो, खाना खाकर ही घर चलते हैं। राजेश कार एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर रोक देता है। जैसे दोनों गाड़ी में से उतरते हैं, पड़ोसन पिंकी और उसका पति राजू उन्हें देख लेते हैं। अरे, ये तो राजेश भैया है ना? ये इस अमीर महिला के साथ क्या कर रहे हैं? लगता है दूसरी औरत का चक्कर है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन असली बात क्या है वो तो सरला ही बताएगी। इधर राजेश और मीनाक्षी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। उधर पिंकी और राजू घर लौट आते हैं। सबसे पहले पिंकी पूनम को ये बात बताती है। पूनम, तुझे कुछ पता है? आजकल राजेश भैया घर से तो काम का कहकर जाते हैं, लेकिन पता नहीं किस अमीर औरत के साथ घूम रहे हैं। सुना तो मैंने भी है कि उनकी नौकरी चली गई थी, अब वो किसी अमीर महिला के ड्राइवर बन गए। सुना है वो बहुत पैसे देती है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि सरला के पास खूब पैसे आ जाए और वो भी अमीर बन जाए। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वहां से गुजर रही सरला उनकी बातें सुन लेती है। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। शाम को जब राजेश घर लौटता है तो राजू उसे सवाल करता है। क्यों भैया, आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस नई नौकरी लगी है, ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ। सिर्फ नौकरी ही लगी है?
या बात कुछ और भी है। राजू की बात सुनकर राजेश असहज हो जाता है और बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है। उधर सरला पड़ोसियों की बातों को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि घर में अच्छे पैसे आने लगे थे। यही सोचकर वो खुश रहती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। संतूरी चाची, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताइए। अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। बहन, अच्छे रिश्ते में दहेज भी देना पड़ता है। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है? किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है? आप बस अच्छा सा रिश्ता बताइए, दहेज मैं मुंह मांगा दूंगी। राजेश की नई नौकरी के भरोसे सरला नेहा का रिश्ता एक अमीर घर में तय करने की सोचने लगती है। संतूरी चाची से बात करके वो घर लौट आती है। शाम को जब राजेश घर आता है तब तक सपना खाना बना चुकी होती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। भाभी, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो चलिए ना, बाहर टहलने चलते हैं। देखिए ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ भाई, जरूर। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। खाना खाने के बाद तीनों टहलने निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उन्हें जल्दी वापस लौटना पड़ता है। हे भगवान दीदी, आज तो आपकी वजह से हम सब भीग गए। हाँ, भीग तो गए, लेकिन बारिश में नहाने का मजा ही अलग था। और उसका पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। थैंक्स मी लेटर। बस रहने दे अंग्रेजन, जा पहले कपड़े बदल ले। तुझे तो हर बात में अंग्रेजी बोलनी होती है। निगम की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। नेहा अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। वहीं सपना और निगम भी अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेते हैं। दूसरी तरफ राजेश सरला से बात करने लगता है। रात को राजेश सरला से अपने मन की बात करता है। सरला, मुझे इस नौकरी में बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। आपके अच्छा महसूस करने के चक्कर में मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने तो संतूरी चाची से कहकर नेहा के लिए एक अच्छे घर में रिश्ते की बात भी कर ली। अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो हम अपनी बेटी को दहेज कहाँ से देंगे? अरे, कह तो रहा हूँ कि कोई और काम ढूंढ लूंगा। इससे अच्छी नौकरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखो कितना आसान काम है, बस 1-2 घंटे ही तो गाड़ी चलानी होती है। अब ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। वैसे भी परसों लड़के वाले नेहा को देखने आ रहे हैं। कल सुबह हमें बहुत काम करना है। सरला की बातें सुनकर राजेश की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि वो लड़के वालों से ज्यादा वादे नहीं करना चाहता था। अगली सुबह वो काम पर पहुंचता है। मीनाक्षी जी, मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। मेरी बेटी को देखने कुछ लोग घर आ रहे हैं। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी बेटी की सगाई होने वाली है। जितने पैसे चाहिए ले लेना, लेकिन तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। अभी कुछ भी पक्का नहीं है, इसलिए आपको नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, मैं फिर भी आ जाऊंगी। मीनाक्षी हंसने लगती है। उसी दिन वो राजेश को साथ लेकर शॉपिंग करने निकल जाती है। आप ये सब किसके लिए खरीद रही हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मीनाक्षी ज्वेलर्स के पास जाकर सोने की अंगूठी, गले का हार, सोने के कंगन और कई महंगे गहने खरीदती है। इसके बाद वो एक बड़े शोरूम से साड़ियां, फुटवेयर, ड्राई फ्रूट और बहुत सारा सामान पैक करवाती है। राजेश एक एक करके सारा सामान गाड़ी में रखता है। अब गाड़ी तुम्हारे घर ले चलो। हमारे घर? आप मजाक कर रही हैं क्या? राजेश ने तो सिर्फ एडवांस सैलरी मांगी थी, लेकिन मीनाक्षी बिना कुछ कहे इतना सारा सामान लेकर उसके घर पहुंच जाती है। उसे देखकर सरला बहुत खुश हो जाती है। इतना सारा सामान देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उधर घर के सामने बड़ी गाड़ी खड़ी देखकर पड़ोसी बातें करने लगते हैं। देखो देखो पिंकी बहन, लगता है तुम सही कह रही थी। राजेश भैया सच में उस अमीर औरत के चक्कर में पड़ गए। देखो कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके घर के सामने आ रही है और कितना सारा सामान उतारा जा रहा है। हाँ भाई, अब तो सरला की सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। उसे हमेशा से दौलत और गहनों का शौक था, अब सब मिल रहा है। पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। इधर सपना और नेहा इतना सारा सामान देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे बहन जी, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? आप हमारे छोटे से घर में आ गई, वही बहुत है। अरे ये तो मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सपना सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। बाहर बारिश होने लगी थी, इसलिए सब साथ बैठकर चाय और पकौड़े का आनंद लेते हैं। तभी निगम बारिश में भीगता हुआ घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी जाने लगती है तो वो सरला से अकेले में बात करती है। सरला, मुझे तुमसे कुछ एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताइए, क्या बात करनी है? नहीं, आज नहीं, पहले अपनी बेटी की सगाई कर लो, उसके बाद मैं फिर आऊंगी। ये कहकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। घर के सभी लोग इतना सारा सामान देखकर हैरान होते हैं, लेकिन सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगली सुबह नेहा और सपना मिलकर लड़के वालों के आने की तैयारी करती हैं। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। चाय नाश्ते के बाद राजेश बोलता है। सपना बेटा, नेहा को लेकर आओ। सपना नेहा को लेकर आती है। देखिए भाई साहब, हमारे पास बेटी के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, ये तो कहने की बातें हैं। लड़की के साथ तो कुछ न कुछ देना ही पड़ता है।
और नहीं तो क्या, आज के जमाने में भला कौन अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करता। कम से कम 10 तोले सोना और कुछ कैश तो सब ही देते हैं। हाँ, आज के समय में तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। लड़के वालों की बातें सुनकर राजेश थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन सरला बीच में ही बात काट देती है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लड़की सुखी से रहे इसके लिए माँ बाप को देने में कोई ऐतराज नहीं होता। थोड़ी देर बातचीत के बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही राजेश सरला से कहता है, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लालची लोगों में नहीं करूंगा। लालची वाली कौन सी बात कह दी उन्होंने? बिना दहेज के आजकल किसकी बेटी की शादी होती है? फिर भी मम्मी, शादी तय होने से पहले ये लोग अपनी मांगे बता रहे हैं। बस अब कोई बहस नहीं होगी, तुम लोग सिर्फ शादी की तैयारी करो। सरला किसी की एक नहीं सुनती। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी सरला को फोन करके अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। ऐसी कौन सी बात थी जो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया? दरअसल मैं और राजेश कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उससे प्यार करती थी। उस समय कुछ वजहों से हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब मुझे मेरा प्यार वापस मिला है और मैं उसे पाना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही? सीधा सीधा बताइए। मेरे पास पैसा, बंगला, गाड़ी और अपना बिजनेस सब कुछ है, बस मेरी जिंदगी में प्यार की कमी है। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम राजेश को तलाक दे दो। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए सरला चुप हो जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो जवाब देती है, सच्चे प्यार को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। मैं भी आपको एक मौका देती हूँ, लेकिन राजेश को कौन मनाएगा? उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। आप तो बस शादी की तैयारियां कीजिए। सरला खुद अपनी अमीर सौतन के साथ अपने पति का रिश्ता तय करके घर लौट आती है। घर पहुंचकर जब वो सबको ये बात बताती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसा कहीं होता है? मम्मी, इस उम्र में पापा की शादी अच्छी लगेगी क्या? और आप अपनी अमीर सौतन को कैसे बर्दाश्त कर लेंगी? बस करो, तुम लोगों की ज्ञान की बातें, हकीकत में आओ। वैसे भी तुम्हारे पापा ज्यादातर समय वहीं रहते हैं। अगर शादी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे घर में पैसे आ जाएंगे, उन्हीं पैसों से मैं नेहा की धूमधाम से शादी करूंगी। हमारे पास अच्छा घर होगा, मेरे पास सोने के गहने होंगे और मैं अपनी बहू को भी गहने दिला दूंगी। मम्मी, सब कुछ पैसे नहीं होते, प्यार भी जरूरी होता है। दोबारा कोई यहाँ प्यार की बातें नहीं करेगा। मैंने गरीबी झेली है, तुम लोगों को क्या पता। सरला अपना अंतिम फैसला सुना देती है। दूसरी तरफ राजेश कुछ देर चुप रहता है, फिर वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। अगली सुबह मीनाक्षी इनके घर आती है। राजेश पंडित को बुलाता है और अगले ही हफ्ते दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। हमारे पास तो सिर्फ 4-5 दिन है शादी की तैयारियों के लिए। इतने कम समय में तो बहुत काम करना होगा। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। और हम भी तो आपके साथ हैं। हाँ, और शादी के सारे फंक्शन की तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। नेहा, सपना, निगम और राजेश एक तरफ शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, दूसरी तरफ सरला अकेली बैठी रहती है। हाँ हाँ, शौक से करो तैयारियां, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं भी अपनी बेटी के लिए गहने बनवा लूंगी, जो पैसे मीनाक्षी ने दिए उनसे। पूरा परिवार बाजार जाकर शादी की शॉपिंग करता है। मीनाक्षी और राजेश हल्दी और मेहंदी की तैयारियां तय करते हैं। उधर सरला घर पर अकेली होती है। शाम को सभी लोग वापस लौटते हैं। मीनाक्षी आंटी, आज तो साड़ी में आप बहुत प्यारी लग रही थी। बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती हैं। जब सभी बाजार गए हुए थे तभी घर पर सरला का पैर फिसल गया था और उसके पैर में काफी चोट लग गई थी। जैसे ही राजेश घर पहुंचता है, सरला उसे बताने की कोशिश करती है। मेरे पैर में बहुत दर्द। लेकिन राजेश उसकी बात अनसुनी करके फोन उठा लेता है। हाँ मीनाक्षी, अच्छा कुछ सामान रह गया है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। राजेश तुरंत गाड़ी निकालकर फिर से मीनाक्षी के पास चला जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार हल्दी का दिन आ जाता है। मोहल्ले वालों को भी ये बात पता चल जाती है और सभी लोग हल्दी के फंक्शन में पहुंच जाते हैं। क्यों रे सरला, अपनी सौतन को सबसे पहले हल्दी तो तू ही लगाना। पिंकी की बात सुनकर सरला हल्दी का कटोरा उठाती है और मीनाक्षी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी राजेश उससे टकरा जाता है और सारी हल्दी सरला के कपड़ों पर गिर जाती है। अरे ये तो अशुभ संकेत हो गया। पहली हल्दी तो दुल्हन को लगती है और दुल्हन तो मीनाक्षी है। कोई बात नहीं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। राजेश, तुम मुझे पहले हल्दी लगा दो। राजेश प्यार से मीनाक्षी को हल्दी लगाता है। ये सब देखकर सरला के मन में जलन होने लगती है, लेकिन वो खुद को समझाती रहती है। बस 1-2 दिन की बात है,
फिर हम अपने घर रहेंगे और ये दोनों मुझे दिखाई भी नहीं देंगे। सरला खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ नेहा, सपना और बाकी सभी लोग मीनाक्षी के साथ बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद डीजे बजता है और सभी लोग नाचने लगते हैं। इसी तरह हल्दी का फंक्शन खत्म हो जाता है। अगले दिन मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राजेश, मेरी ड्रेस देख लेना, उसकी कस्टमाइजिंग ठीक हुई है या नहीं, उसे बुटीक से लेकर भी आना है। तुम आराम से अपनी मेहंदी की तैयारियां करो, बाकी सारे काम के लिए नौकर जो है मैंने उन्हें भेज दिया है, तुम बस अपनी स्किन का ध्यान रखो। पास ही सरला खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही होती है। इन्होंने तो कभी मेरी स्किन का ध्यान नहीं रखा और देखो इसकी कितनी फिक्र कर रहे हैं। थोड़ी देर में नेहा और सपना हरे रंग के कपड़े पहनकर वहां आ जाती हैं। अरे वाह गर्ल्स, तुम दोनों तो बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन आपसे सुंदर तो कोई नहीं लग रहा। अरे ये तो सुंदर लगेंगी ही, आखिर शादी का ग्लो जो है। सब लोग हंसने लगते हैं। तभी नेहा मीनाक्षी को मेहंदी लगाने लगती है। नेहा, तुम नहीं, मुझे सबसे पहले सरला मेहंदी लगाएगी। हाँ हाँ, मैं लगा देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसी सरला मीनाक्षी को मेहंदी लगाने लगती है तभी पूनम बोल पड़ती है। अरे देखो तो कैसे अपनी अमीर सौतन के हाथों में अपने ही पति के नाम की मेहंदी लगा रही है। सरला को तो जरा भी शर्म नहीं है, इसने तो खुद अपने घर में आग लगा ली। सरला उनकी बातों को अनसुना करके मेहंदी लगाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पास से भागते हुए दो बच्चे आ जाते हैं और गलती से सबसे पहले मेहंदी सरला के हाथ पर लग जाती है। अरे ये क्या हो गया मम्मी? दुल्हन की मेहंदी पहले दुल्हन को लगनी चाहिए थी, आपने तो सारा मजा खराब कर दिया। जाइए हाथ धोकर आइए। आंटी, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। इधर राजेश और मीनाक्षी को मेहंदी लग जाती है। निगम म्यूजिक चलाता है और सभी लोग डांस करते हैं। डांस के बाद सभी सो जाते हैं। आखिरकार अगले दिन शादी का दिन आ जाता है। मीनाक्षी दुल्हन की तरह तैयार हो रही होती है। दूसरी तरफ राजेश भी दूल्हा बन चुका होता है। मीनाक्षी, कहाँ हो? देखो मैं तैयार हो गया हूँ, जरा बताओ तो कैसा लग रहा हूँ? राजेश फोन पर मीनाक्षी से बात कर रहा होता है। शादी से पहले दुल्हन दूल्हे को नहीं देखती, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरला दोनों की बातें सुन लेती है। अब उसे रहा नहीं जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा? सब कुछ तो मेरी मर्जी से हो रहा है, फिर भी। इस गम में पूरी रात सरला सो नहीं पाती। सुबह होते ही वो रोती रोती मीनाक्षी के कमरे में सीधी जाती है और उसके पैरों में गिर जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पति चाहिए, उसका प्यार चाहिए। मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति मुझे लौटा दो। मीनाक्षी सरला को उठाकर चुप कराती है। तुम्हारा पति तुम्हारा ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। तभी राजेश भी वहां आ जाता है। सरला की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सख्त बनकर बोलता है। क्या हुआ? मेरी शादी तो तुम ही करवाना चाहती थी, अब रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो, ये शादी यही रोक दो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। एक एक करके नेहा, निगम और सपना भी वहां आ जाते हैं। सरला को इस तरह रोता देखकर सबको खुशी होती है, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजेश उसके आंसू पोंछता है। पगली, जब मैंने तुमसे तलाक ही नहीं लिया तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल सही, ये सब तो एक प्लान था, सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए कि राजेश तुमसे कितना प्यार करता है। जिंदगी में प्यार से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता, पैसे भी नहीं। ये सुनकर सरला को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने प्यार को पैसों से तोल दिया, मुझे माफ कर दो आप सब। हम तुमसे कभी नाराज थे ही नहीं, बस तुम्हें समझाना चाहते थे, और अब तुम समझ गई हो तो सब ठीक है। हाँ, अब घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे घर चले जाए? शादी का पूरा सेटअप तैयार है। हाँ मम्मी, मीनाक्षी आंटी ने इतना खर्च किया है, उसका क्या होगा? क्या मतलब खर्चा हो गया तो किसी की भी शादी करवा दोगे? शादी तो होकर ही रहेगी मम्मी। किसकी? आपकी और पापा की। ये सुनकर सरला की जान में जान आती है। सभी लोग खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। शायद तुम भूल गई हो, आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, और देखो हमारे बच्चों ने हमें कितना प्यारा सरप्राइज दिया है। हाँ, और मेरी आंखों से भी लालच की पट्टी उतर गई। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मीनाक्षी अपने हाथों से सरला को दुल्हन की तरह तैयार करती है। शगुन की हल्दी और मेहंदी भी सबसे पहले सरला को ही लगी थी। इसी तरह अपनी 25वीं सालगिरह पर राजेश और सरला दोबारा शादी करते हैं। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह सरला संतूरी चाची से बात करती है। संतूरी चाची, उन लड़के वालों को मना कर दीजिए, ऐसे लालची लोगों के घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगी। ये सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा फैसला लिया। देर से ही सही, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में प्यार ज्यादा जरूरी है। मुझे लगा था कि अमीर घर में मेरी बेटी खुश रहेगी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ।
यह सुनकर नेहा दौड़कर सरला को गले लगा लेती है। तभी मीनाक्षी अपने बेटे शुभम के साथ वहां आती है। अरे तुम दोनों आने से पहले बता तो देती। नहीं नहीं, आज मैं एक जरूरी बात करने आई हूँ, इसीलिए सोचा खुद आकर आप सबसे बात करूं। मीनाक्षी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे इतने हैरान क्यों हो, मैं अपने बेटे शुभम की शादी नेहा से करना चाहती हूँ। जब से मैं नेहा से मिली हूँ उससे एक अलग ही अपनापन हो गया है। अब मुझे यकीन है कि मेरे बेटे के लिए नेहा से अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती। हेलो भाई, सरला का जो सबसे बड़ा टेंशन था वही तुमने सॉल्व कर दिया। राजेश की बात सुनकर सभी बहुत जोर से हंसने लगते हैं और सभी के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी आ जाती है। नेहा और शुभम का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है और नेहा खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। इसके बाद पूरा परिवार हमेशा खुशी से रहने लगता है।